हेलो एवरीवन, खमागणेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। तंत्र एक ऐसा साइंस, एक ऐसी विधि है जिससे हम पारलौकिक शक्तियों से कनेक्ट कर सकते हैं। तंत्र का पॉजिटिव साइड भी है जो आपको परमात्मा की तरफ लेकर जाता है, लेकिन वहीं इसका नेगेटिव साइड भी है जहां पर लोग शॉर्टकट या फिर अपने मकसद को पूरा करने के लिए तंत्र की इन क्रियाओं का यूज करते हैं। जब तंत्र को नेगेटिव साइड में यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक, यानी काला जादू। कई लोग जिनको इन विद्याओं का ज्ञान होता है वो अपनी लाइफ में किसी पारलौकिक शक्ति को पाने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर काले जादू का प्रयोग करते हैं। हमने कई बार ऐसी कहानी में सुना है कि लोग अपनों तक को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने वाले को पता चले बिना उसके ऊपर लगातार काला जादू करते रहते हैं, और जब तक उस इंसान को पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारे आज के इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है सेजल ने इंदौर से, और ये उनके खुद के साथ हुआ एक इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ के 2 साल, उनकी हेल्थ और सबसे बड़ी बात उनका डॉक्टर बनने का सपना तोड़ के रख दिया। सेजल एक नीट एस्पिरेंट थी जो कि इंदौर गई थी तैयारी करने के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि तैयारी तो छोड़ो, वो बस अपनी जान बचा पाई, यही बहुत बड़ी बात थी। तो आज की ये दिल दहलाने वाली कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। और अगर आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो के बाद हमारी ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मोटिवेटेड रहें आपके लिए ऐसे ही यूनिक और रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस वाली स्टोरीज लाने के लिए। कहानी की शुरुआत हुई थी इंदौर के पास एक विलेज था, इसका नाम था महू। सेजल वहीं से बिलोंग करती थी। उसके गांव में या उसके आसपास कहीं पर भी पढ़ाई की ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में होनहार थी सेजल और उसका सपना था डॉक्टर बनना। 12th में सेजल के जब अच्छे मार्क्स आए तो अपने मम्मी पापा के पास पहुंचे और उनसे कहती कि मुझे मम्मी पापा नीट की तैयारी करनी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ऑल्दो उनके फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि सेजल पढ़ने लिखने में अच्छी है और अगर उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए तो वाकई में नीट क्रैक कर सकती है। इसके लिए उसके फादर ने जैसे जैसे पैसों का अरेंजमेंट किया और इंदौर ले जाकर उसका एक कोचिंग के अंदर एडमिशन करवा दिया। अब अगर सेजल अपने गांव महू से रोजाना इंदौर अप डाउन करती तो उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता और साथ साथ खर्चा भी होता। तो जो इनके रिलेटिव्स ने उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो ना, इसको वहीं पर भी हॉस्टल या फिर पीजी दिला दो ताकि बच्ची का टाइम भी बचेगा, क्योंकि वैसे भी बस में आना जाने में टाइम वेस्ट होगा और खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही बैठ रहा है। तो इनके पिताजी को भी बात समझ में आ गई थी, लेकिन जब कोचिंग के आसपास इन्होंने हॉस्टल्स ढूंढे तो हॉस्टल्स बहुत महंगे थे जो इनके बजट से बाहर थे। ढूंढते ढूंढते आखिर में उन्हें एक पीजी मिला जो कि बहुत ही अच्छा था भी वो कोचिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं। उसके आसपास के हॉस्टल्स और पीजी बहुत महंगे थे, लेकिन वो जो पीजी था उसकी रेट इनके बजट के अंदर थी। इस पीजी को 2 केयरटेकर संभाल रहे थे जो कि पति पत्नी थे, एजेड थे। पत्नी का नाम था पूजा और पति का नाम था प्रदीप। बच्चे जो पूजा थी केयरटेकर, उनको बड़ी आंटी कहकर बुलाते थे और प्रदीप को काका बोलकर बुलाया करते थे। वहां पर बहुत ज्यादा लड़कियां तो नहीं, पर करीबन 6-7 लड़कियां उस पीजी के अंदर रह रही थी। इनके फादर और सेजल दोनों उनसे मिले। उन्होंने देखा उन दोनों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वहां जो लड़कियां रह रही थी उनको भी बहुत अच्छे से रखते थे। उन्होंने लड़कियों से भी बातचीत की। वो जो बड़ी आंटी थी पूजा, वो सारा साफ सफाई खाने पीने का ध्यान रखती थी, और जो प्रदीप थे जो जिनको काका बोला करते थे, वो बाहर से सामान लाना, सब कुछ अरेंजमेंट करना, बच्चियों की लॉन्ड्री वगैरह, ये सब चीज़ों का वो ध्यान रखा करते थे। तो इस तरह से दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से उस पीजी को मेंटेन किया हुआ था। इनके फादर को बाकी सब कुछ ठीक लगा, लेकिन उन्होंने पूछा उनसे कि एक बात बताओ काका, यहाँ के आसपास के जितने भी पीजी हैं उन सबकी रेटें आपकी रेट से करीबन 30% ज़्यादा है, और आपने उन सबसे ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, तो आपने इतने कम पैसे क्यों रखे हुए? तो काका हंसते और बोलते हैं कि बेटा, रेट तो इसका और भी महंगा हो जाता बाकी सबसे भी, लेकिन बात क्या है ना कि इसका जो मालिक है ना वो बंबई रहता है और उसे ही नहीं पता कि इस एरिया की रेटें बढ़ गई है और उसके पास पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है। उसने कभी हमसे रेट बढ़ाने को बोला नहीं। भाई हम तो नौकर लोग हैं, हम तो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बच्चियों का ध्यान रख लेते हैं। हमने आगे के उनसे कभी नहीं बोला कि आप रेट बढ़ाओ। भाई हमारा क्या चला जाता है, कुछ बच्चे सस्ते में अच्छा खा पी कर रह लेंगे, पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाएंगे, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। तो हमने कभी उससे बोला नहीं, उसने कभी हमसे बोला नहीं, इसलिए इसकी रेट आज भी उतनी है जितने 3 साल पहले रहती थी।
उनकी बात सुनकर सेजल अपने पापा को साइड में लेकर जाती और बोलती कि पापा यहीं रह लेती हूँ ना, पीजी भी अच्छा है, रेट भी कम है, पहले कोचिंग में एडमिशन की फीस हो गई है, अब अगर हम पीजी महंगा लेंगे तो हमारे ऊपर भार पड़ेगा ना। तो अपने पिताजी की कंडीशन को बहुत अच्छे से समझती थी। उसके पिताजी को भी बातचीत करके सब कुछ ठीक लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, यहीं पे रह लेते हैं, अपने बजट के अंदर भी है और मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक भी लग रहा है। तो इस तरह से सेजल उस पीजी के अंदर सेटल हुई। इसके पापा उसको वहाँ पर शटल करके गए, सामान दिला कर गए और साथ ही साथ वो काका और आंटी से बोल के गए कि भाई बिटिया का आप ध्यान रखना, पहली बार घर से बाहर निकलिए, कुछ दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत फोन कर देना। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, आपकी बेटी हमारी बेटी है, इसको कुछ भी नहीं होगा। अब सेजल ने उस पीजी में रहना शुरू किया। 7, 8, 10 दिन उसको गुजरे तो उसने ऑब्जर्व किया कि पीजी में जितने भी लड़कियां रह रही है उनको आपस में कुछ बहुत ज्यादा उनका बोलचाल नहीं है, सब अपने अपने में मस्त रहती हैं। कभी उन सबसे कोई एक इंसान था जो हंस खेल के बात करता था और वो भी उनसे हंस खेल के बात करती थी, वो थी बड़ी आंटी। जब बड़ी आंटी उनको पुश करती तो सारी लड़कियां एक साथ बैठकर खाना वगैरह खाती थी, वरना हर लड़की अपने अंदर ही मस्त रहती थी, वो किसी और से बातचीत नहीं करती थी। पहले तो उसे अजीब सा लगा, फिर उसे लगा कि सभी लोग पढ़ने वाले हैं, सभी का एक ही गोल है नीट को क्रैक करना, तो सब लोग शायद अपना काम वाम करके वापस से पढ़ाई के अंदर लग जाती होंगी। इधर बड़ी आंटी और काका के साथ सेजल भी बहुत अच्छे एडजस्ट हो गई थी। बड़ी आंटी उसका बहुत ध्यान रखती थी, बहुत प्यार से उससे बातचीत करती थी और वहीं पर जो काका थे वो उसकी सारे सामान वगैरह कुछ भी अगर मार्केट से लाना तो ला कर देते थे। उसके कपड़े धुलवाना वगैरह, बाहर से इस्त्री करवाना, सारा काम काका मैनेज कर दिया करते थे। ऑल इन ऑल सेजल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा था और वो अपनी पढ़ाई के अंदर लगी हुई थी। तो इस तरह से 4-5 महीने बीतते हैं, बढ़िया से उसकी पढ़ाई वगैरह चल रही थी। फिर आता है दिवाली ब्रेक। दिवाली ब्रेक पे सेजल घर जाती है और फिर वहां से वापस आती है। वापस आने के बाद सेजल के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए। सेजल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था, जो पहले 4 से 5 दिन का रहा करता था, इस बार जब वो घर से वापस लौटी, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो करीबन 13 से 14 दिन तक चला। इसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत डिग्रेड हो गई थी और 3-4 दिन तक वो कोचिंग नहीं जा पाई थी। कोचिंग में उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी नेहा। जब वो 3-4 दिन नहीं पहुंची तो उसने उससे फ़ोन पे बात की, उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो उससे मिलने के लिए उनके पीजी में आई। जब वहाँ पहुंची, उसने सेजल से पूछा तो उसकी हालत देखी, लिया तो बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत वीक हो गई है, क्या हो गया? तो उसने बताया कि इस तरह से उसकी प्रॉब्लम चल रही है। तो उसने बोला कि देख, तो इन चीज़ों को ना लाइट मत ले, मेरे हिसाब से तेरे को एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है तेरे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो या फिर इंटरनल कोई ब्लीडिंग वगैरह हो गई हो, तो इसको बिल्कुल लाइट मत ले, तो डॉक्टर को दिखा। तो नेहा की बात मानकर सेजल डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको चेक करती है, कोई टेस्ट लिखती है, टेस्ट की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर वापस उसे कंसल्ट करती है और बोलती है कि रिपोर्ट तो तुम्हारी सब नॉर्मल है, एक बार तुम ये दवाइयाँ लो, इन दवाइयों से तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है उन दवाइयों से फर्क पड़ा होगा? उसने दवाइयाँ ली, लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर से वही हुआ, उसके पीरियड्स वापस से 13 से 14 दिन तक चले। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो फिर से डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ दी, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर उसके अगले मंथ, इस तरह से करीबन 3-4 महीने तक यही चलता रहा। जब भी उसका जो पीरियड का टाइम आता था, उसके 14 से 15 दिन खराब होते ही होते थे। ना वो कोचिंग जा पाती थी, ना वो फोकस कर पाती थी और वीक बहुत होती जा रही थी। और तो और इस चीज़ को अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पहले ही फाइनेंशियल बर्डन की वजह से परेशान थे। उसकी बातें सुनकर वो और परेशान होते और उनको पता लगता है कि इस वजह से वो कोचिंग में नहीं जा पा रही है, तो शायद उनको और दुख होता। तो इस तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। बस कोई अगर वहाँ पे था तो वो थी बड़ी आंटी, जिनसे वो शेयर किया करती थी और वो बड़ी आंटी उसका बहुत ध्यान रखती थी। वो उसके लिए अलग से हेल्दी खाना बनाती थी ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे। काका को भी शायद बड़ी आंटी ने बात बता दी होगी कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो काका भी रोज आते मंदिर जाकर उससे कहते कि बेटा ये प्रसाद खा लो, और प्रसाद खिलाकर बोलते कि इस प्रसाद से तुम्हें आराम मिलेगा, भगवान की कृपा होगी, तुम चिंता मत करो। तो इस तरह से साइकिल चलता रहा। हर 3-4 दिन में वो काका जो थे वो मंदिर जाते, मंदिर से उसके लिए प्रसाद लाते। इधर जो वो आंटी थी उसके लिए बहुत खाना बनाती हेल्दी वगैरह, जब भी उसका वो साइकिल चलता था। लेकिन सेजल की तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन वापस से नेहा उसके पास आती है और उससे बोलती कि यार तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, इतने डॉक्टर्स को हम लोगों ने दिखा लिया है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उससे एक बात कहूँ? तो बोलती बोले यार मैंने ना प्रिंस सर की वीडियोस देखी है, उसके अंदर वो बताते हैं कई बार कुछ और भी हो सकता है, क्यों ना हम लोग ये भी चेक कर ले। तो सेजल नेहा की बात मान लेती है और वो मंदिर जाती है। मंदिर में पंडित होते हैं जो नेहा के जानकार होते हैं, वो उनके पास जाती है, उनसे बात करती है। तो पंडित जी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, उसे अभिमंत्रित करके एक धागा देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये धागा अपने हाथ पर बांध दो, रोज़ पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, भगवान सब ठीक करेगा। वो उसको कुछ भी बताते नहीं है, बोलते हैं कि तुम ये काम करोगी, कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। धागा बांधने के बाद
नेहा ने बहुत ध्यान रखा सेजल का। वो रोजाना उसके पास पहुंचती, उसको मंदिर लेकर जाती। धीरे 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 जैसे वो मंदिर जाने लगी, रोज पूजा पाठ करने लगी, उसको अपनी हेल्थ के अंदर सुधार होने लगा। इस बार जो उसका साइकिल आया उस टाइम पर वो नॉर्मल तरीके से 4 से 5 दिन चला। तो सेजल भी बहुत खुश थी। उसने नेहा को बताया कि चीज़ें इंप्रूव हो गई है, अब उसकी हालत सुधरी थी, चेहरे के ऊपर वापस ग्लो आना शुरू हो गया था। तो एक दिन वो जब निकल रही थी अपने रूम से कोचिंग जाने के लिए, तो जो आंटी थी वो उससे मिली और उनको देखकर, उसको सेजल को देखकर बोलती है, अरे वाह बेटा, बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तो तुम्हारी तबीयत के अंदर भी सुधार दिख रहा है। तो बोलती है, हाँ आंटी, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक हो गई है और कोचिंग जा रही हूँ, पहले ही पढ़ाई बहुत छूट गई है। बोलती है, बढ़िया है बेटा, बढ़िया है, मैं काका को बताऊंगी, वो तेरे लिए रोज मंदिर जाके रोज मन्नत मांगते थे, और आज तो शाम को आएगी ना, तेरे लिए मैं बहुत अच्छा खाना बना के रखूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ कोचिंग जाओ और पढ़ाई करो। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर से कुछ दिन बीते और नेक्स्ट मंथ उसका वापस से साइकिल आया, और इस बार फिर से उसका साइकिल एक्सटेंड होना शुरू हुआ, और इस बार उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक दिन तो ऐसा है कि वो कोचिंग गई थी और वहीं पर मतलब बिल्कुल ऐसे बेहोश सी हो गई। तब नेहा उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, वापस से उसको ग्लूकोज चढ़ा, और डॉक्टर ने कहा कि इसको हर दिन अभी ग्लूकोज की ज़रूरत है। उसका साइकिल 15 दिन तक एक्सटेंड हो गया था, और हर दिन उसको डॉक्टर के पास जाके ग्लूकोज की बोतल चढ़वानी पड़ती थी। उसके बाद वो क्लासेस जाती थी, लेकिन तबीयत इतनी खराब थी कि क्लासेस में फोकस नहीं कर पा रही थी। उसका वेट करीबन 10 किलो कम हो गया था। उसे सब फील होता था कि उसके पैरों के अंदर जान नहीं है, लगातार उसके पैरों के अंदर कोई पिन चुभ रहा है। बेचारी बूढ़ी जो आंटी थी वो उसकी लगातार सेवा करती रहती थी, उसके पैर भी दबाती, उसके हाथ पैरों पे मालिश करती, और उन्होंने उनसे कहा कि बेटा सेजल, मुझे नॉर्मल बीमारी नहीं लग रही है, तो एक काम कर, काका के साथ मंदिर जाके कुछ पूजा हवन करवा ले इसका। पर सेजल उनसे बोली कि नहीं आंटी, मैं सब इन सब बातों के अंदर नहीं मानती हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसकी वीकनेस रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो हर बार थोड़े दिनों के लिए ठीक रहते, फिर से उसका पीरियड का टाइम आता और वो एक्सटेंड होता। अब तो मानो उसको उसकी आदत सी हो गई थी। लेकिन इस वीकनेस की वजह से ना तो वो कोचिंग जा पा रही थी, ना वो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पा रही थी। गुजरते गुजरते नीट एग्जाम की डेट भी आ चुकी थी। जो लास्ट का 1-1.5 महीना बचा था, जब उसको सबसे ज़्यादा बैठकर सेल्फ स्टडी पे फोकस करना था, वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो हेल्थ से बहुत परेशान थी। अब नेहा ने भी उसके पास आना कम कर दिया था, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था, क्योंकि वो भी अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कर रही थी। लेकिन वो फिर भी फोन करके सेजल के हालचाल पूछती थी, लेकिन सेजल उसको फोन पे कुछ भी नहीं बताती थी। बोलती कि सब कुछ ठीक है, मैं भी पढ़ रही हूँ, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तू भी अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर। इवन उसके मम्मी पापा जब उसको फोन करते तो उनको भी उसने कुछ नहीं बताया, बस वो कहती थी कि बस मैं अपनी पढ़ाई में लगी हूँ, इसलिए आपसे कम बात कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। जैसे तैसे करके नीट का एग्जाम आया, और वो नीट का एग्जाम देने भी गई। लेकिन एग्जाम हॉल में सिर्फ 1 घंटे वो पेपर सॉल्व कर पाई। कमजोरी की वजह से उसे नींद आ गई, और उसकी आंख तब खुली जब एग्जामिनर ने उसे बाद में आके उठाया। टाइम उसने देखा तो उसके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। कुछ नहीं कर सकती थी वो। एग्जाम उसने दिया, और जैसे तैसे एग्जाम देकर वो वापस अपने पीजी पे पहुंची। एक दिन अचानक से सेजल को अपने रूम के डोर पर नॉक सुनाई देती है। वो ऐसे उठती है, बिल्कुल कमजोर धुंधली धुंधली आंखों के साथ जाती है, गेट खोलती है। गेट के बाहर कोई खड़ा हुआ था, 2 लोग थे, और उनकी आवाज़ सुनकर उसको समझ में आ गया था कि सामने नेहा और सेजल की मदर खड़ी हुई है। गेट खोलते ही सेजल के पे एक खींच के थप्पड़ पड़ता है, जो कि उसकी मम्मी ने मारा था। बोलती है कि कहाँ पर है तू, 2 दिन से तेरे को फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रही है, कल फोन किया था, एक बार भी फोन नहीं उठा रहा, फोन बंद कर लिया, और तेरे हॉस्टल के केयरटेकर भी फोन नहीं उठा रहे। तू पढ़ाई के नाम पे क्या कर रही है इंदौर में, देख तेरी तूने क्या हालत बना ली, कोई गलत काम तो नहीं कर रही तू यहाँ पर आके। सेजल बोलती रोती, मम्मी 2 दिन, मैं तो अभी नीट का पेपर देकर आई और उसके बाद आके सो गई थी। उधर से नेहा बोलती है, अरे मैडम, नीट का पेपर हुए तो 2 दिन हो चुके हैं। ये सुनते ही सेजल और जोरों से रोने लग जाती है, और अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं 2 दिन से आके सो ही रही हूँ, मुझे तो लगा कि मैं अभी नीट का एग्जाम देकर आई हूँ, थोड़ी देर सोई हूँ, और मुझे अब भी ना कुछ धुंधला ही दिखाई दे रहा है, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं, मम्मी मुझे बचा लो। इसके बाद नेहा उसकी मम्मी को समझाती है, और सेजल भी पूरी बात बताती है कि कैसे कैसे सेजल के साथ इतने दिनों से क्या हुआ। उनकी बात सुनकर मम्मी शॉक रहती है, बोलती है कि तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि आप परेशान होते शायद, इसलिए इसने नहीं बताया। उसकी मम्मी सोचती है कि क्या करना है आगे, तो वो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन मिलाती है, उनको सारी बात बताती है, और उनसे पूछती है कि दीदी मैं अब क्या करूं। तो उनकी बड़ी बहन उनको बताती है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक धाम है, तुम उस धाम में ना
सेजल को लेकर जाओ। सेजल की मम्मी फ़ोन काटती है, वो नेहा से बोलती है कि नेहा बेटा, मैं इसको सीधे यहाँ से धाम लेकर जा रही हूँ, तुम अपने घर जाओ, अपना ध्यान रखो, तुमने वैसे भी हमारी बहुत मदद की है और जो भी कुछ होगा मैं तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगी। इसके बाद वो सीधा वहाँ से सेजल को लेकर धाम के लिए निकलती है और रास्ते में इनके पापा को भी फ़ोन कर देती है और वो भी सीधा उसी धाम पर पहुँच चुके होते हैं। धाम पर पहुँचने के बाद वो एक बाबा से मिलते हैं, उसे सेजल के बारे में बताते हैं कि ऐसे बच्ची कमज़ोर हो गई है। बाबा उसको बोलते हैं इसको मेरे सामने बिठाओ। उसको बिठाते हैं, सामने बिठाकर वो उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, ऐसे आंख बंद करते हैं और 5-10 मिनट तक बस आंख बंद करके हल्के हल्के में होठ चल रहे होते हैं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। 5-10 मिनट के बाद वो आंख खोलते हैं और आंख खोलकर बोलते हैं, मारण क्रिया की गई है इस बच्ची पर, आखिरी पड़ाव में है क्रिया, बहुत समय बीत गया है, करीबन 5-6 महीने से लगातार इसके ऊपर टोटका हो रहा है। ये बात सुनकर सेजल, उसके मम्मी पापा तीनों परेशान होकर बोलते हैं कि महाराज हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, हम पर ये किसने किया है? तो बाबा बोलते हैं ये तो मैं टोटका काटने के बाद ही बताऊंगा, अगर पहले बता दिया और तुमने कुछ अनर्थ कर दिया तो बच्ची की जान चली जाएगी। फिर बाबा बोलते हैं कि अभी मैं इसके ऊपर एक क्रिया करूंगा जिससे इसको थोड़ा आराम आ जाएगा, लेकिन ये बस कुछ समय के लिए इसको आराम देगा। इसको अगले 1 महीने तक हर मंगलवार और शनिवार को तुमको धाम पे लेकर आना होगा। बाधा आएगी, ये लड़की तुमसे मना करेगी, ये कहेगी कि मैं ठीक हो गई हूँ, अब जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक भी मंगलवार और शनिवार को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया तो तंत्र का इस असर इसके ऊपर दोबारा होगा और फिर इसकी जान को कोई नहीं बचा सकता। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर मंगलवार शनिवार अगले 1 महीने तक तुमको धाम पर आना है और यहाँ पर बैठकर पूजा करवानी है। एक बात और बता देता हूँ, इसके ऊपर जो तंत्र हुआ तो एक बार कट चुका है, लेकिन फिर दोबारा से इसके ऊपर तंत्र किया गया और उसकी वजह से बच्ची की हालत और ज्यादा खराब हो गई और इस बार अगर कुछ हुआ तो इसे कोई बचा नहीं सकता। इसके बाद बाबा एक पूजा करते हैं। पूजा खत्म होते ही सेजल को थोड़ा हल्का फील लग जाता है, उसे लगता है शरीर से कोई बोझ उतर गया है। उसे धुंधला दिख रहा था, वो भी अब क्लियर दिखना शुरू हो गया था। जाते जाते बाबा ने उनसे कहा कि ये बेटा एक मंत्र दे रहा हूँ, इसको हर दिन दीपक जलाकर घर में 108 बार तुझे पढ़ना होगा। उसके पेरेंट्स उसे वापस महू ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर सेजल जो थी वो उपाय करना शुरू करती है। जैसे वो उपाय करती है, दिन ब दिन उसकी हालत में सुधार आना शुरू होता है। जैसा बाबा ने कहा था, हर मंगलवार शनिवार को उन्हें धाम पे जाना होता था, लेकिन जब भी वो मंगलवार शनिवार आता और वो निकलने के लिए तैयार होते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती थी। कभी चलते चलते गाड़ी पंचर हो गई है, कभी घर में कोई एकदम से बीमार हो गया, कभी सेजल आनाकानी करती। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उनको पता था, बाबा ने उन्हें पहले समझा दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मंगलवार और शनिवार को उस धाम पर पहुंचना होता था। आखिरी शनिवार को जब वो लोग पहुंचे तो बाबा ने उन्हें कहा कि बच्ची को नदी में स्नान करवा के लाओ और स्नान करने के बाद वहीं पर नदी किनारे पर एक कील गाड़ देना और फिर यहाँ पर आ जाना। जैसा उन्हें कहा गया उन्होंने वो किया और उसके बाद वो लोग वापस धाम पर पहुंचे बाबा के पास। फिर उसके बाद बाबा ने उन्हें बिठाया और बताया, अब तुम्हें बताता हूँ कि इस बच्ची के ऊपर ये तंत्र क्रिया किसने की थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम पर ये मारण क्रिया इंदौर वाले घर में एक दंपत्ति के द्वारा की गई है। दंपत्ति मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। उन्हें अपनी कोई एक इच्छा पूर्ति करनी है और उसके लिए वो कई सालों से कई लड़कियों के ऊपर ये तंत्र क्रिया का उपयोग कर रहे हैं। ये विधि तुम पर एक बार नहीं बार बार की गई है। तुम्हें कुछ मीठा खिलाकर, तुम्हारे खाने में कुछ मिलाकर, तुम्हारे वस्त्रों, तुम्हारे बालों का प्रयोग कर कर, और इसी वजह से तुम खुद परेशान होती रही, लेकिन तुमने ये परेशानी किसी और को कभी बताई ही नहीं। तुम एक तरह से पूरी तरह उनके वश में थी। उनकी बात सुनकर सेजल के दिमाग में आया, उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश होने लगे कि हाँ, कैसे वो आंटी इतनी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी, कैसे वो जो काका थे वो उनके लिए हर काम कर दिया करते थे, और कैसे उस पीजी के अंदर रहने वाली लड़कियां बिल्कुल अलग अलग रहा करती थी। जो आंटी बोला करती थी वही वो सब किया करती थी। वो सीन उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह घूम रहे थे। उसे ये भी याद आया कि कैसे जब वो कपड़े धोने और इस्त्री के लिए काका को दिया करती थी, उनमें से कई बार कपड़े कम होते थे और इन जनरल वो अंडरगारमेंट्स हुआ करते थे। वो उन आंटी को याद दिलाती, तब एक दिन बाद वो कपड़े आते और वो यही बोलती कि बेटा उम्र हो गई है तो काका भूल जाते हैं, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। उसे ये भी याद आया कि कैसे हर 2-3 दिन में वो काका मंदिर का प्रसाद बोलकर उसे वो मिठाई खिलाया करते थे। और वो जो आंटी थी वो जब भी बीमार रहती थी तो उसके सिर पर वो एक तेल मला करती थी, कहती थी कि बेटा जड़ी बूटी का तेल है तो जिससे बहुत फायदा होगा। वो ये सारी बातें उन बाबा को और अपने पापा को बताती है। उसके पापा उनसे बोलते हैं कि मुझे तो ये शुरू से ही खटक रहे थे, वो तो इसने जिद करी वहां रहने की, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा किया, क्या बिगाड़ा था हमने उनका। बाबा उसके पापा को शांत करते बोलते हैं, बेटा बच्ची अब ठीक हो गई है,
तुम इस झंझट में मत पड़ो, और वैसे भी उनकी क्रिया भंग हो गई है। और ऐसा काम करने वालों को भगवान खुद इतना दर्द देते हैं ना, जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, उनका अंत निकट है। तुम किसी रिश्तेदार या मित्र को भेजकर इसका कमरा खाली करवा लो। ध्यान रखना, कोई भी सामान सीधा अपने घर पे मत लाना। जो सामान फेंक सकते हो वो फेंक देना। जो घर लाना हो उसको पहले मंदिर ले जाके पवित्र करवाना, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना, और उसके बाद ही अपने घर के अंदर लेकर आना। उसके पापा ऐसा ही करते हैं, अपने दोस्त को वहां पर भेजते हैं, वो वहां पहुंचता है, उसका रूम खाली करते हैं और वहां पता करते हैं कि वो केयर टेकर कहाँ है। वो केयर टेकर उसी पीजी के पास वाले एक घर में कमरे किराए लेकर रहते थे। जब वो लोग वहां जाके पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वो दोनों वहां से भाग चुके थे, और जो मकान मालिक था उसने नया केयर टेकर रख लिया था। वो चुपचाप अपना सामान लेकर वापस आ जाते हैं, और ये कोई नहीं जानता कि वो दोनों कौन थे, वो दोनों यहाँ क्या करने आए थे, उनकी ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसकी वजह से वो इन नासमझ और अनजान लड़कियों को अपनी तंत्र क्रिया के अंदर बांध रहे थे। कहाँ चले गए वो, किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन इन सब के चक्कर में सेजल, ये तो वो केस है जो खुल गया, और न जाने कितनी लड़कियों का फ्यूचर उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो लड़की जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी, जो मेहनत कर रही थी, अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उन लोगों ने अपनी किसी काली इच्छा को पूरी करने के लिए उसके ऊपर तंत्र को प्रयोग किया और उसके सपने को चकनाचूर करके छोड़ दिया। आज सेजल इंदौर में ही किसी कॉलेज से डिप्लोमा कर रही है, लेकिन आज भी जब उसको वो समय याद आता है तो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। नेहा आज भी उसकी एक अच्छी फ्रेंड है और वो लोग इंदौर में मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि किस तरह से कुछ लोग अपने किसी मकसद को या परेशानी को दूर करने के लिए दूसरों की जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। इसलिए अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कई बार आपको ऐसे अनजान लोग मिलते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, आपकी हर एक बात मानते हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रूर बच के रहें, सतर्क रहें, अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं जानते हैं तो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी को भी अपने मकसद को साबित करने के लिए यूज़ कर लें। अगर आपको कोई अनजान आदमी कुछ भी मीठा खिलाता है या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी हरकतें करता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें हमारा चैनल, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ हुए हैं और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।